रिलीजन और जुडिशरी का रिश्ता हमेशा से एक डेलिकेट और कॉम्प्लेक्स इशू रहा है। कोर्ट का काम होता है जस्टिस देना, पर जब बात रिलीजियस सेंटिमेंट्स और हिस्टोरिकल डिस्प्यूट्स की होती है तो बैलेंस मेंटेन करना काफी चैलेंजिंग हो जाता है। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू लॉ चक्रा, जहां हम आज बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक नए ऑर्डर की जो मध्य प्रदेश के भोजशाला टेम्पल कम कमल मौला मॉस्क कॉम्प्लेक्स के केस से जुड़ा हुआ है। एक जगह, दो धार्मिक नजरिए और एक लीगल बैटल, और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में क्या ऑर्डर पास किया है उस पे भी नजर डालेंगे और ये भी देखेंगे कि भला कैसे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का वायलेशन हुआ है। ऐसे आपने हमारे पुराने वीडियोस में देखा होगा कि सीजे संजीव खन्ना के सामने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की लीगल वैलिडिटी का सवाल आ पहुंचा है और जिसमें आए दिन लोग प्ली फाइल कर रहे हैं। बीते दिन ही सीजीआई ने एएमएमआई चीफ असउद्दीन ओवैसी की प्ली को इस मामले में टैग किया है, जहां वे भी इस एक्ट के फेवर में बोलते हुए देखे गए हैं। मस्जिद मंदिर की लड़ाई यूपी में संभल इलाके से काफी हीटेड हो गई थी, जब रिलीजियस वायलेंस के नाम पर 4 लोगों की मौत हुई और वहां टेंशंस और बढ़ गए जब थर्सडे 2 जनवरी को चंदाउसी कोर्ट में एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हुआ संभल जामा मस्जिद हरिहर केस में। कोर्ट कमिश्नर ने अपना सर्वे रिपोर्ट आखिरकार सबमिट किया है, जो इस ऑनगोइंग डिस्प्यूट को और इंटेंसिफाई कर सकता है। ये सर्वे एक लोकल कोर्ट के ऑर्डर पर किया गया था, जिसमें ये इन्वेस्टिगेट करना था कि क्या मॉस्क का साइट पहले एक हरिहर टेम्पल था। इस केस ने उस रीजन में ऑलरेडी काफी टेंशन्स बढ़ा रखी है और ये रिपोर्ट से शायद नए मुद्दे उठ सकते हैं। और इन्हीं के साथ अब नजर डालते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने भोजशाला मामले में क्या ऑर्डर दिया है और उसमें कैसे सीजे संजीव खन्ना भी शामिल है। इन सब के बीच में आपके मन में ये सवाल तो उठा होगा कि आखिर भोजशाला कॉम्प्लेक्स का केस है क्या। तो आपको बता दें कि ये एक 11th सेंचुरी मॉन्यूमेंट है जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के प्रोटेक्शन में है। हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटीज के लिए इस जगह की इम्पोर्टेंस अलग है। हिंदूज इसे गॉडेस सरस्वती के टेम्पल के रूप में देखते हैं, जबकि मुस्लिम्स इसे कमल मौला मॉस्क के तौर पर मानते हैं। 2003 के एक अग्रीमेंट के हिसाब से हिंदूज यहाँ ट्यूसडे को पूजा करते हैं और मुस्लिम्स फ्राइडे को नमाज पढ़ते हैं। लेकिन हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की, जिसमें उन्होंने डिमांड की कि मुस्लिम कम्युनिटी को यहाँ नमाज पढ़ने से रोका जाए और भोजशाला कॉम्प्लेक्स को सिर्फ हिंदूज के लिए रिक्लेम किया जाए। इस केस में मामले काफी इंटेंस हो गए जब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एएसआई को कॉम्प्लेक्स की सर्वे करने का ऑर्डर दिया, जो कि कंट्रोवर्सी का मेजर पॉइंट बन गया। इसके अगेंस्ट मौलाना कमलुद्दीन वेलफेयर सोसाइटी सीधे सुप्रीम कोर्ट जा पहुंची। कोर्ट ने पहले भी एक इंटरिम ऑर्डर पास किया था कि कोई भी एक्सकवेशन नहीं होनी चाहिए जो प्रीमाइसेस का कैरेक्टर बदल सकती है। और अभी बीते दिन ही जस्टिस ऋषिकेश रॉय और एसवीएन भट्टी की बेंच ने कहा कि ये मैटर सीजे संजीव खन्ना के सामने रखा जाना चाहिए, क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के कनेक्टेड केसेस के साथ इस मैटर को टैग करना बेहद जरूरी है। बेंच ने ये भी देखा कि इंटरिम ऑर्डर के बाद भी कुछ एक्सकवेशन चल रही है, जो कोर्ट के ऑर्डर का वायलेशन है। हालांकि हियरिंग इंटेंस हो गई जब रिस्पोंडेंट्स के काउंसिल, जिसमें एडवोकेट विष्णु शंकर जैन भी शामिल थे, ने ये आर्ग्यू करने की कोशिश की कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के केस का ऑर्डर भोजशाला कॉम्प्लेक्स के केस पर अप्लाई नहीं होता, क्योंकि ये साइट एएसआई प्रोटेक्टेड है। लेकिन बेंच इन आर्ग्यूमेंट से कन्विंस नहीं हुई। जस्टिस ऋषिकेश रॉय ने गुस्से में कहा भी कि इफ यू रिस्पोंडेंट्स वांट टू प्रेस ऑन दिस लाइन, लेट्स टेक अप द कंटेम्प्ट मैटर। वी हैव सीन सम ऑफ द पिक्चर्स। We had said no excavation in our interim order. We find it from the pictures that some excavation is going on. Are you accepting notice on behalf of the proposed contemners? इसके बाद एडवोकेट विष्णु शंकर जैन ने कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस को कंसीड किया और उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऑर्डर पास किया, जिसमें रजिस्ट्री को डायरेक्ट किया गया कि भोजशाला केस को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना के सामने रखा जाए। ये केस इसलिए सिग्निफिकेंट है क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के ऊपर जो चैलेंजेस है उनको एक सीजीआई लेड बेंच देख रही है और भोजशाला का मैटर भी इनसे इंटरकनेक्टेड हो सकता है। अब हमने बीते दिन देखा ही है कि कैसे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में आए दिन प्लीज बढ़ते जा रही है। इस एक्ट को लेकर दोनों तरफ से आर्गुमेंट सुप्रीम कोर्ट आ पहुंची है। एक तरफ बीजेपी के लीडर्स जैसे सुब्रमण्यम स्वामी और एडवोकेट अश्विनी कुमार उपाध्याय कह रहे हैं कि ये एक्ट हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख कम्युनिटीज के राइट्स को अनजस्टली रिस्ट्रिक्ट करता है। उनका कहना है कि ये उन रिलीजियस साइट्स को रिक्लेम करने का चांस नहीं देता जो हिस्टोरिकल इन्वेजन्स के दौरान अलिजेडली डिस्ट्रॉय हुए थे। तो वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम्स ग्रुप्स जैसे जामियत उलमा ए हिंद आर्ग्यू करते हैं कि अगर ये एक्ट स्ट्रक डाउन होता है तो कम्युनल हार्मनी और देश के सोशल फैब्रिक को नुकसान हो सकता है। उनका कहना है कि हिस्टोरिकल डिस्प्यूट्स को दोबारा खोलना माइनॉरिटीज में डर बढ़ा सकता है और सेक्युलरिज्म की फाउंडेशन को डिसरप्ट कर सकता है। और
वहीं लेटेस्ट असाउद्दीन ओवैसी की पिटीशन जो दिसंबर 17, 2024 को फाइल हुई थी, डिमांड करती है कि इस एक्ट का स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट हो और रिलीजियस साइट्स के स्टेटस को बदलने की कोई भी कोशिश रोकी जाए। इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस पीवी संजय कुमार की बेंच ने एक बड़ा ऑर्डर पास किया था, जहां उन्होंने स्टेट किया है कि इस पिटीशन को उन्हीं केसेस के साथ क्लब किया जाएगा जो फरवरी 17 को सुनवाई के लिए लिस्टेड है। सीजीआई संजीव खन्ना ने स्टेट किया कि डायरेक्ट द केस टू बी लिस्टेड अलोंगसाइड पेंडिंग मैटर्स। अ बैच ऑफ केसेस कंसर्निंग सिमिलर इश्यूज इज शेड्यूल्ड फॉर हियरिंग ऑन February 17। अब हमने पिछले महीने ही दिसंबर 12 को सुप्रीम कोर्ट को एक स्पेशल डायरेक्टिव इशू करते हुए देखा था, जो किसी भी नए लॉ सूट्स या रिलीजियस सर्विस को रोकता है। ये डायरेक्टिव तब आया जब हिंदू ग्रुप्स ने मॉस्क जैसे ज्ञानवापी मस्जिद और शाही ईदगाह मस्जिद के सर्विस की डिमांड की थी। एक इंटरव्यू के दौरान सीनियर एडवोकेट जेसाई दीपक ने कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट का ये स्टे ऑर्डर सही नहीं है, इसलिए क्योंकि बस इस वजह से कि देश में सोशल अनरेस्ट हो रहा है तो लीगल प्रोसीडिंग्स रोक देनी चाहिए, गलत है। He stated, if a court order of a survey incites violence or results in unprovoked violence, or the court order itself is seen as a provocation, then there is a problem in the manner in which the Indian state's exclusive claim over the monopoly of violence or force has been challenged. You can't even enforce a court order. And two, if a lawful legal proceeding and action is brought to a grinding halt under the fear of stone pelting, what does it say about your aspirations of becoming a Vishwaguru? Okay. What exactly are you projecting by way of strength? If you can't project strength internally, don't hope for others to take you seriously outside. 3, the action, in my limited submission, since the matter is sub judice, is perfectly legal, and I said as much in court. But I think constitutional institutions owe their allegiance to the law, to the constitution, and they should simply ask themselves whether these proceedings must be held hostage under the shadow or threat of violence. I hope they won't be. And two, what does it do to the rights of all those parties who have a right under the law to initiate these proceedings? That is the basic question. See, if social unrest becomes the barometer for any action, कोई भी किसी को पैसे देके 40-50 लोगों को इकट्ठा करेगा और पत्थर फेंकना शुरू करेगा, that immediately questions the law and the legal action. ऐसे थोड़ी होगा. That can't be the barometer or the yardstick for it. 3, I genuinely hope that this matter is heard quickly and it is decided regardless of reactions of any section of the public or community from whichever side. Decide it on merits. Deal with it on merits. Let's apply the black letter of the law along with its spirit and ask ourselves whether what has been happening in the context of Kashi and Mathura are truly unconstitutional or illegal or impermissible or so on and so forth. Let's test that. इस मुद्दे पर आपका क्या ओपिनियन है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। Until then, keep following लॉ चक्रा।